फ्रेंड्स, माई सेल्फ वर्षा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान चक्षु। तो आज हम करेंगे पर्यायवाची। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पर्यायवाची में बहुत सारे शब्द होते हैं जो लगभग एक ही अर्थ लेकर बैठे होते हैं। लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग एक ही अर्थ लेकर बैठे हुए होते हैं। अब अगर आपको हिंदी भाषा को थोड़ा कलिष्ठ करना है, ज्यादा अच्छे से करना है, तो बहुत जरूरी है कि आपके पास में शब्दकोश हो। शब्दकोश होगा तो आपका वार्तालाप और संवाद भी प्रभावशाली ही होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये शुरू करेंगे पर्यायवाची शब्द से। पर्यायवाची शब्द कि हमारे लगभग समान अर्थ आएंगे, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं आज आपको ये सारे इसके लॉजिक बताने वाली हूं। सबसे पहले हम करने वाले हैं सूर्य। सब जानते हैं सूर्य, सूरज, उसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। लेकिन इसमें जो ये मैंने आपके वर्ड्स लिखे हैं, जो शब्द हैं, वो आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे कि एक सूर्य ही कैसे अलग अलग अर्थ दे सकता है या उसका टाइम पीरियड क्या होता है। पहला मैंने आपका लिखा है भास्कर, यानी कि भास्कर का अर्थ होता है कि सुबह सुबह जब चिड़िया और पक्षी चहचहाने लगते हैं, थोड़ा सा आभास होने लगता है कि सूर्य उदय होने वाला है, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं भास्कर। उसके बाद प्रभाकर, यानी कि हल्का सा उजाला होने लगेगा, हल्का सा अपना प्रकाश फैलता हुआ दिखाई देने लगेगा, वो होगा प्रभाकर। वो वाला जो पीरियड होगा प्रभाकर है, सब सूरज। इसके बाद दिन हो जाएगा, थोड़ा उजाला पूरी तरह से आ जाएगा, तो वो होगा दिवाकर। और उसके बाद पूरा दिन जब सूर्य चमकने वाला है तो हम उसको बोलेंगे दिनकर। यानी कि देखिए यहां पर कर आ रहा है सारा ना, भास्कर, आभास कराना, प्रभाकर हल्का सा उजाला देना, दिवाकर थोड़ा और उजाला देना जिसमें लालिमा खत्म हो जाए, इसमें लालिमा रहेगी, और इसके बाद पूरा दिन दिनकर में कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी हम सूर्य को बोलते हैं सूरज, रवि और भानु। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कर का क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पर हम आते हैं पानी, बादल और कमल। आज हम इन तीनों को इकट्ठा करने वाले हैं। कैसे करेंगे? पानी का पर्यायवाची जल होता है, आप सबको मालूम ही है। नीर, वारी और अम्बुद, यानी कि पानी के ये चारों पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब हम इसी के साथ में इसी को याद कर लेंगे, बादल और कमल। बहुत मजेदार है, आपको खुद पढ़कर एक ही बार में याद हो जाने वाला है। कैसे करेंगे? पानी में आपने लिखा जैसे जल, बादल में भी मैंने लिख दिया जल। अगर हम इधर द लगा दें तो ये बन जाएगा जलद। नीर को आगे द लगा दें, नीरद। वारी को द लगा दें, वारिद। अंबु को द लगा दें, अंबुद। यानी कि जल से ही सारे वही वाले पर्यायवाची आपको याद करने के बाद बादल का अगर आपने करना है तो उसमें आप द लगाते चले जाएं, जैसे जलद, नीरद, वारिद, अंबुद। ऐसे ही अब हम कमल का भी करने वाले हैं, मतलब एक ही बार में आपको याद हो जाने वाला है। कमल में पानी वाले सारे अपने आ ही गए, इसमें हम लगाते जाएंगे ज, जलज, ज नीरज, ज वारिज, अंबुज। यानी कि ज लगा दिया पानी के ही पर्यायवाची में, तो हमारा बन गया कमल का पर्यायवाची जलज, नीरज, वारिज, अंबुज। अब आपको खुद पता लगेगा, जल, जलद, जलज, नीर, नीरद, नीरज, वारी, वारिद, वारिज, अंबु, अंबुद, अंबुज। पानी, बादल, कमल। मुझे लगता है बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। अब अपने नेक्स्ट पर आते हैं फूल। फूल आपको सबको मालूम है। अब इसमें ना हमने वो वाले वर्ड्स लर्न करने जो हमें कम से कम मात्राओं को कोई टेंशन ना दे। ठीक है, अब फूल में तो ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा है, पहला शब्द है, हमें लिखा हुआ भी मिल जाने वाला है। इसके बाद हम याद करेंगे पुष्प, छोटे ऊ की मात्रा।
सुमन छोटे ऊ की मात्रा, कुसुम छोटे ऊ की मात्रा। यानी कि एक ऐसे शब्द याद कर ले जिसमें कम से कम मात्राओं का तो कोई टेंशन ना हो। फूल से पुष्प, सुमन, कुसुम। क्लियर? अब आगे हम आ रहे हैं सागर पर। ये एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप एक बार इसको समझ गए तो आपको समुद्र में जाकर घूमने का मजा ही अलग आएगा। जैसे पहला शब्द हमने लिया सागर, इटसेल्फ याद करें इसको, अगर इसको हम समझें तो सागर का मतलब होता है समुद्र, यानी उसका समुद्र का किनारा। आपने कभी सॉन्ग्स में भी सुना होगा, है ना? तो सॉन्ग में भी किनारे का अगर कोई वर्णन आता है ना तो सागर किनारे आता है, समुद्र किनारे नहीं आएगा। ओके, उसके बाद सागर के बाद हम आते हैं समुद्र पर। समुद्र का मतलब हुआ कि पानी के है सारा ये एक जल राशि, ठीक है ना, लेकिन उसके पोर्शंस पर हम अलग अलग नाम देते हैं। है सारी जल राशि, ठीक है, जल निधि ही है। तो समुद्र को हम तब बोलेंगे जब हम समुद्र के उस एरिया तक पहुंचे हुए होंगे जहां पर हम चारों तरफ जब नजर दौड़ाएंगे तो समुद्र मतलब सम प्लस उद्र बराबर उठा हुआ हमें दिखाई देगा। तो उस जगह पर बहुत बार हमारे जहाज जब पहुंचते हैं तो वो समुद्र में होते हैं, ठीक है ना। जब वो किनारे पर होते हैं तो वो समुद्र नहीं माना जाएगा। समुद्र में जब हमारे जहाज होते हैं तो वो बराबर इक्वल चारों तरफ से दिखाई देता है, तो उसे बोल देते हैं समुद्र बराबर उठा हुआ। समंदर, सम प्लस अंदर, यानी कि अंदर से जहां पर बराबर हो, जहां पर डेप्थ में समुद्र के अंदर जो एरिया है जहां इक्वल होगा ना उसका जो तल जो होगा वो होगा समंदर, सब अंदर इक्वल है। जल निधि मतलब कि जल की निधि, बहुत सारी जल राशि। नदीश यानी कि नदियों का ईश, आपको तो मालूम ही है सारी नदियां जाकर गिरती तो समुद्र में ही है। तो जब नदियां सारी वहीं जाकर शरण लेती हैं तो इसीलिए समुद्र को या सागर को बोला जाता है नदीश। इसके अलावा रत्नागार, रत्न प्लस आगार। रत्न मतलब कि जो हमारे प्रीशियस जेम्स होते हैं, उसका आगार मतलब घर, जहां पर हमें रत्न प्राप्त हो समुद्र के अंदर, वो वाले एरिया को हम बोलते हैं रत्नागार, ठीक है। तो कुल मिलाकर है सारा ये सागर, सारी जल राशि, लेकिन एरिया वाइज हम इनका नाम लेते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे कॉन्सेप्ट लगे होंगे आपको। वेट कीजिएगा नए वीडियो के लिए।